क्वेश्चंस किए थे? अबे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम तक डिस्कस किया था ना अपन ने। वहां पे अपन ने डिस्कस किया था कि अगर मान लो ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक ब्लॉक रखा है, ब्लॉक का मास कितना m, और इस ब्लॉक पे अगर हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कितना 4 न्यूटन का, और दूसरा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और इन दोनों के बीच का एंगल अगर कितना मान लो 30 डिग्री, तो बताओ रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? अगर इस ब्लॉक पे हम दो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक अप्लाई कर रहे हैं 4 न्यूटन का, दूसरा अप्लाई कर रहे हैं 3 न्यूटन का, और दोनों के बीच में एंगल कितना है 30 डिग्री। अब मैं अगर पूछता हूं कि इस ब्लॉक के ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो आप क्या बोलोगे? हाँ बोलो। इस ब्लॉक पे अगर टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है तो वो क्या होगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, यानी कितना 9, 4 का 16, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कॉस 30 कितना √3/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो बताओ रिजल्टेंट फोर्स कितना दो तुम उसको। तो कितना है रिजल्टेंट फोर्स? अब यहां पे ये हो जाएगा 16 + 9 25, 2, फिर ये हो जाएगा 12√3। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? ब्लॉक पे लगने वाला टोटल फोर्स। अच्छा, जो भी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है उसके थ्रू हम क्या कैलकुलेट करते हैं? जब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो उससे हम दो वेक्टर्स का क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? रिजल्टेंट। या फिर दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो वहां पे हम यूज करते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अब मैं अगर कभी तुमसे पूछूं यहां पे कि इस तरह से ग्राउंड है, और ग्राउंड के ऊपर हमने क्या किया? एक ब्लॉक को लाके प्लेस किया, और अब इस ब्लॉक पे यहां पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 2 न्यूटन का, यहां पे अप्लाई कर रहे हैं 3 न्यूटन का एट एन एंगल 60, फिर यहां पे एक और फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 4 न्यूटन, फिर यहां पे एक और फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ब्लॉक पे हम कितने फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? 4। अब मैं अगर पूछता हूं कि इस केस में ब्लॉक के ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो अभी तक वहां पे हमने कितने वेक्टर्स को ऐड किया था? 2। तो 2 वेक्टर्स को ऐड करना होता है तो वहां पे हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या करते हैं? यूज करते हैं। अब मैं अगर पूछ रहा हूं कि यहां पे टोटल फोर्स कितना है, तो इसका मतलब है कि यहां पे हमें मोर देन 2 वेक्टर्स को क्या करना है? ऐड करना है। 2 वेक्टर्स होते हैं तब तो हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करते हैं, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं मोर देन 2 वेक्टर्स की। तो जब भी 2 से ज्यादा वेक्टर्स होंगे और उनको हमें क्या करना है? ऐड करना है, तो वहां पे हमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो अब वहां पे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। या तो लिखो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, या फिर ऑब्लिक करके लिखो वहां पे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। या तो हम बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, या फिर हम क्या बोल रहे हैं? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, या फिर उसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी। तीनों का मीनिंग सेम है, या तो कंपोनेंट, या फिर रिजोल्यूशन, या फिर क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। अब जैसे देखो, ये हो गया ग्राउंड, यहां पे शो कर रहे हैं ग्राउंड, और यहां पे हम शो कर रहे हैं वॉल, और इस ग्राउंड और वॉल के बीच में मान लो यहां पे एक रॉड है, तो यहां पे शो कर रहे हैं ग्राउंड, यहां पे क्या है? वॉल, और इन दोनों के बीच में हमने क्या किया है? कहीं पे एक रॉड को लाके प्लेस किया।
अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पे एक टॉर्च को लाके प्लेस कर रहे हैं, यहां पे एक टॉर्च है और टॉर्च से अब क्या कर रहे हैं, यहां पे हम लाइट डाल रहे हैं। अच्छा, टॉर्च को हमने यूज किया है तो ये टॉर्च किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस बोल सकते हैं या फिर हम ग्राउंड भी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। मान लो अगर तुमने इसको एक्स बोला, इसको तुमने क्या बोला, तो अभी हमने टॉर्च को लाके रखा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब बताओ, टॉर्च से जब हम यहां पे लाइट डालेंगे तो लाइट इस तरह से आएगी कि नहीं आएगी? हमें लाइट को ऑब्जर्व करना है कहां पे, हमें लाइट को ऑब्जर्व करना है वॉल पे। अब बताओ, जब लाइट को हम यहां से डालेंगे तो पूरे वॉल पे लाइट आएगी क्या? इतना पोर्शन होगा लाइट, इतना पोर्शन होगा वहां पे किसका, रॉड का, जो यहां पे शैडो क्रिएट कर रहा होगा। देखो है कि नहीं, वहां पे इतना पोर्शन होगा जहां पे रॉड की क्या बन रही होगी, शैडो बन रही होगी, है कि नहीं? सिमिलरली अगर हमने टॉर्च को यूज किया पैरेलल टू वाई एक्सिस, अब यहां से अगर हम लाइट डालेंगे तो फिर से ये लाइट क्या होगी, इस रॉड पे आएगी वहां पे। देखो है कि नहीं, वहां पे जब ऊपर से लाइट डालेंगे तो लाइट अगेन इस रॉड पे क्या होगी, टकराएगी। और फिर यहां पे अगर देखोगे तो इतना पोर्शन होगा कि नहीं होगा ग्राउंड पे, जहां पे क्या बन रही होगी, शैडो बन रही होगी यहां पे। तो ये पोर्शन होगा जो यहां पे क्या बन रहा होगा, शैडो क्रिएट कर रहा होगा। और ये जो शैडो बनती है, ये शैडो किस पे बनी है, एक्स एक्सिस पे। इसी शैडो को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर या प्रोजेक्शन ऑफ रॉड ऑन एक्स एक्सिस। अगर कोई पूछता है कि इस रॉड का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे कितना है, तो इसका मतलब कि ये जो शैडो की लेंथ है, यही इसका वहां पे क्या है, प्रोजेक्शन है। इस रॉड का प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे क्या है, तो ये जो शैडो की लेंथ होगी, इसी को वहां पे हम क्या बोल रहे हैं, ये होगा प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। और ये क्या कहला रहा होगा, ये कहला रहा होगा प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। ड्रॉ करो इतना वहां पे। लिख लिया? लिखा इतना? अच्छा, अगर हमें प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना है किसी भी चीज का,
तो प्रोजेक्शन कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, उसके एंड से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, यही तरीका है कि नहीं वहां पे, और यहां पे हमने इसके एंड से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे y एक्सिस पे तो y एक्सिस पे प्रोजेक्शन मिलेगा, और जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पे तो हमें क्या मिल रहा होगा, x एक्सिस पे प्रोजेक्शन मिल रहा होगा। अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, यहां पे शो करते हैं x एक्सिस, यहां पे हो गई y एक्सिस, तो उधर x एक्सिस है उधर y एक्सिस है, और यहां पे हम शो कर रहे हैं एक वेक्टर, जो भी वेक्टर है वो है a, और ये जो वेक्टर है ये वेक्टर x एक्सिस से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा। अच्छा, जब भी हम वेक्टर को ड्रॉ करेंगे तो लाइन की लेंथ क्या बताएगी, मैग्नीट्यूड। तो मान लो a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, a रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो a क्या बता रहा है, a बता रहा है वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब बताओ इस वेक्टर का मुझे प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना है, इस वेक्टर का मुझे प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना है x एक्सिस पे और y एक्सिस पे। तो बताओ कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा, अगर मुझे प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना है x एक्सिस पे। तो देखो x एक्सिस पे अगर प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना होगा तो यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कि नहीं ड्रॉ करेंगे। अगर मुझे प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना है y एक्सिस पे तो यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कि नहीं ड्रॉ करेंगे वहां पे। अब ये जो लेंथ बनेगी यहां से लेके यहां तक, बताओ ये क्या बता रही है, ये बता रही है वेक्टर का प्रोजेक्शन किस पे, x एक्सिस पे, और यहां से यहां तक अब ये क्या बताएगी, वेक्टर का प्रोजेक्शन y एक्सिस पे। तो प्रोजेक्शन भी बताओ एक तरह की लेंथ है कि नहीं है, तो इस लेंथ को हम बोलेंगे यहां पे ax, और इस लेंथ को हम वहां पे क्या बोल रहे हैं, ay। अब जो ax है तो ax को हम क्या बोलें, ax को या तो हम बोले कंपोनेंट्स या फिर क्या बोलें प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a along x एक्सिस। देखो यही बोलेंगे नहीं बोलेंगे यहां पे, जो ax रहेगा ax को हम बोलेंगे ये ax क्या है, वेक्टर का प्रोजेक्शन है किस पे, x एक्सिस पे वहां पे, और जो ay रहेगा तो ay को हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a along y एक्सिस। देखो यही है कि नहीं होगा। तो ये हमारा वेक्टर का प्रोजेक्शन है x पे, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर का प्रोजेक्शन किस पे, y पे, है इतना। अब अगले स्टेप में क्या करो, इसको नेम दो p, इसको दो q, इसको r। बताओ ये जो p q r है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं, और हमें मालूम है एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर होगा ये बेस, और ये क्या हो गया। अब बताओ यहां पे अगर तुम्हें देखना है cos थीटा, तो cos थीटा क्या देगा, जो भी cos थीटा होगा cos थीटा देगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का मतलब है लाइन की लेंथ, वो कितनी, तो यहां पे ax की वैल्यू a cos थीटा हो गई कि नहीं हो गई। तो ax क्या है, ax रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर का अबे ax रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर का प्रोजेक्शन या कंपोनेंट। तो अगर हमें वेक्टर का प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना है x एक्सिस पे तो हमें क्या चाहिए, हमें तो एक तो चाहिए उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, एंगल। अच्छा सिमिलरली देखो यार साइन थीटा क्या देगा।
अगर साइन थीटा की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर का मतलब ए वाई, हाइपोटेनियस का मतलब कितना ए। तो जो भी ए वाई रहेगा, ए वाई की वैल्यू वहां पे ए साइन थीटा होगी कि नहीं होगी वहां पर। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो ए कॉस थीटा होगा, वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो वहां पे ए साइन थीटा होगा कि नहीं होगा वहां पे, है इतना। तो अगर हमें कंपोनेंट कैलकुलेट करना है तो हमें क्या चाहिए, अगर हमें किसी वेक्टर का कंपोनेंट कैलकुलेट करना है तो हमें एक तो क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या चाहिए, एंगल वहां पे। अच्छा, अब यहां पे एंगल मैंने किसके साथ लिया है, अभी यहां पे मैंने एंगल लिया है किसके साथ, एक्स के साथ। मान लो अगर मैं एंगल लेता अल्फा, अब बताओ ये अल्फा एंगल किसके साथ है, वाई के साथ है। अच्छा, अब यहां पे फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं, इसको अगर एंगल पकड़ोगे तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। अब चेक करो वहां पे कॉस अल्फा क्या देगा, जो कॉस अल्फा रहेगा वो क्या देगा, बेस, अबे कॉस अल्फा देगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पे ए वाई बाय ए वाई की वैल्यू ए कॉस अल्फा होगी कि नहीं होगी वहां पे। सिमिलरली अगर हम बात करें किसकी, साइन अल्फा की, तो साइन अल्फा देगा परपेंडिकुलर अपॉन, तो परपेंडिकुलर का मतलब ए एक्स हाइपोटेनियस ए, तो एक्स की वैल्यू वहां पे ए साइन अल्फा। चेक करो इतनी आ रही कि नहीं आ रही वहां पे। अब देखो रिजल्ट कुछ उल्टा हो गया कि नहीं हो गया, पहले एक्स कंपोनेंट कितना था, ए कॉस थीटा, अब वाई कंपोनेंट कितना है, ए कॉस अल्फा है। तो यहां से रिजल्ट क्या ध्यान रखना है, जिस एक्सिस के साथ एंगल लेंगे, यहां पे एंगल हमने किसके साथ लिया, तो जिसके साथ एंगल लोगे उसके साथ हमेशा कॉस वाला कंपोनेंट चलेगा। यहां पे हमने अल्फा एंगल किसके साथ लिया, वाई के साथ, तो वाई के साथ क्या चला, कॉस वाला कंपोनेंट चला वहां पे। तो रिजल्ट क्या ध्यान रखना है, जिसके साथ एंगल लोगे उसके साथ हमेशा कॉस वाला कंपोनेंट लिखना है वहां पे। अबे है कि नहीं समझ में। जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि यहां पे एक ब्लॉक है, ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है, मान लो फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, और ये फोर्स लग रहा है एट एन एंगल 60 डिग्री। अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट कितना है, तो क्या करोगे। अब मुझे अगर इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कैलकुलेट करना है तो यही फॉर्मूले यूज होंगे कि नहीं यूज होंगे। अब एंगल किसके साथ दिया है, तो एक्स के साथ कंपोनेंट क्या चलेगा, कॉस, तो हम लिखेंगे 20 कॉस 60, कॉस 60 1/2, तो ये 10 न्यूटन आएगा कि नहीं आएगा। सिमिलरली फोर्स का अगर y कंपोनेंट लेना है तो y कंपोनेंट लिखा जाएगा 20 साइन 60 √3/2, तो चेक करो ये 10 √3 आएगा कि नहीं आएगा वहां पे, तो लिखो इतना वहां पे। यानी ये जो दो फॉर्मूले लिखे हैं, इन फॉर्मूले से हम वेक्टर का x और y कंपोनेंट क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं वहां पे।
रब करूं अब? अब हो गया? क्या लिख चुके तुम? तो बोल रहे नहीं हो गया। बस ये ध्यान रखना है, जिसके साथ एंगल लोगे उसके साथ हमेशा कौन सा कंपोनेंट? कॉस। अब देखो, अभी हम एंगल किसके साथ लेके चल रहे हैं? अभी जो हम एंगल लेके चल रहे हैं वो किसके साथ लेके चल रहे हैं? एक्स के साथ लेके चल रहे हैं। तो एक्स के साथ जो एंगल है वो थीटा है कि नहीं है वहां पे? अब ये बताओ मुझे यहां पे, इसको अगर मैं बोल रहा हूं यहां पे, जैसे ए एक्स इक्वल्स टू क्या था? ए कॉस थीटा, और ए वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम स्क्वायर करके ऐड करें, जैसे ये इक्वेशन 1 थी, ए वाई की वैल्यू वहां पे क्या थी? तो हमारे पास दो इक्वेशन है कि नहीं? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करो जरा। दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करो और ऐड करो, तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। और राइट हैंड साइड क्या बनेगा? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बाहर निकाल लो, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया कि नहीं हो गया वहां पे? अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है? नेक्स्ट फॉर्मूला निकल के आ रहा है ए इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या मिल रहा है? अगर हमें किसी वेक्टर का एक्स और वाई कंपोनेंट मालूम है तो इस फॉर्मूले से हम उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई एक्स और ए वाई क्या है? एक्स और ए वाई तो कंपोनेंट हैं। तो अगर हमें किसी वेक्टर के कंपोनेंट मालूम है तो हम उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं वहां पे। अच्छा, सिमिलरली इन दोनों इक्वेशन को तुम डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड करो जरा दोनों को, बताओ जब दोनों को डिवाइड करोगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा आएगा कि नहीं आएगा? तो चेक करो, डिवाइड करने पे टेन थीटा की वैल्यू ए वाई बाय एक्स आ रही है या नहीं आ रही है? तो ये सब रिजल्ट ध्यान रखने हैं। ये रिजल्ट क्या बताता है? ये रिजल्ट बताता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और ये रिजल्ट क्या बताता है? ये बताता है वेक्टर का डायरेक्शन। हमने जो वेक्टर ए कंसीडर किया है उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है? थीटा है। तो जब डायरेक्शन कैलकुलेट करना होगा तो फॉर्मूला यूज करेंगे ए वाई बाय एक्स, और जब मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होगा तो हम लिखेंगे अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। लिखा इतना? लिखा? अच्छा बताओ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? जैसे ये वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी? एक्स। ये लेंथ कितनी? तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स कॉमा ए वाई भी है कि नहीं? तो हम ये भी बोल सकते नहीं बोल सकते कंपोनेंट का मतलब क्या है? कंपोनेंट का मतलब है बेसिकली वहां पे कोऑर्डिनेट है। अब बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों चीजें पॉजिटिव है कि नहीं? अब अगले स्टेप में क्या करो, देखो मैं डायग्राम को अलग से ड्रॉ कर रहा हूं। इस तरह से हमारा वेक्टर ए था कि नहीं था? ये वेक्टर हमारा था ए। अब यहां पे हमने P से R, अगले स्टेप में क्या करो मैं बोल रहा हूं, P से R को तुम एक वेक्टर मान लो। P से R एक तुम वेक्टर मान लो, और R से Q भी तुम एक वेक्टर मान लो।
तो पहले से वेक्टर कौन सा था? अबे पहले से वेक्टर ए था कि नहीं था? अब मैंने अगले स्टेप में क्या बोला? अगले स्टेप में बोला पी आर को एक वेक्टर मानो और आर क्यू को भी क्या मान लो? एक वेक्टर मान लो वहां पे। अब बताओ यहां पे किसका हेड किसके टेल से कोइंसाइड कर रहा है? रुको 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 रुको, ट्रायंगल लॉ क्या होता है? हाँ देखा था लेक्चर? हाँ क्यों? अरे क्यों नहीं देखा? टाइम ही नहीं मिला है ना? क्या होगा ट्रायंगल लॉ? बैठ के बोलो, बैठ के। हाँ द टेल ऑफ, देखो है कि नहीं है? तो यहां पे रिजल्टेंट कौन सा है? अबे रिजल्टेंट पी क्यू है ना? क्या? अबे रिजल्टेंट वेक्टर यहां पे पी क्यू होगा। भाई सिंबल हम कुछ भी ले सकते हैं डिनोट करने के लिए, तो मैंने पी क्यू को एक वेक्टर मान लिया। बताओ पी क्यू वेक्टर किसका रिजल्टेंट होगा? पी आर प्लस आर क्यू का। देखो ऐसा लिख सकते वहां पे। तो यहां पे तुम क्या बोलोगे? पी क्यू का मतलब क्या है? पी क्यू का मतलब है वेक्टर ए। तो जो भी वेक्टर ए है बेसिकली इन दोनों वेक्टर से मिलके बना है कि नहीं बना है? भाई जो भी वेक्टर ए आएगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट है। और इससे पहले हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, किसी भी वेक्टर को हम क्या लिखते हैं? उसका मैग्नीट्यूड, और साथ में क्या मल्टीप्लाई करते थे? उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। अब बताओ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? ax। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना? आई कैप। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ay। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो बताओ पी आर वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? पी आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं ax आई कैप है। आर क्यू वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? आर क्यू वेक्टर को लिख सकते हैं ay। तो जो भी वेक्टर ए है उसको आप क्या लिखोगे वहां पे? जो भी वेक्टर ए है उसको हम लिखेंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप है। अब बताओ ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि अगर किसी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट मालूम है, वाई कंपोनेंट मालूम है, तो इस इक्वेशन से हम उसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में? देखो फिर से देखो, ये वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि नहीं है? ये कितने वेक्टर से मिलकर बना है? दो, जिसमें से एक तो क्या है? पॉजिटिव एक्स के अलोंग है और दूसरा पॉजिटिव वाई के अलोंग है। अब जैसे देखो यार, मैंने अगर बोला यहां पे कि ब्लॉक है, ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है कितना? 10 न्यूटन का, और मान लो कितने एंगल पे? 30 डिग्री पे। अब बताओ इस डायग्राम को देख के क्या बोलोगे कि ब्लॉक पे 10 न्यूटन का फोर्स है जो कितने एंगल पे लग रहा है? 30 डिग्री पे लग रहा है। अब बताओ इस फोर्स का इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या होगा? इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट 10 cos 30 होगा कि नहीं होगा? जिसके साथ थीटा एंगल उसके साथ cos कंपोनेंट, cos 30 √3/2, तो ये 5√3 आ गया कि नहीं आ गया एक्स कंपोनेंट? अच्छा अब y कंपोनेंट चेक करो। y कंपोनेंट जो रहेगा वो 10 sin 30, और 10 sin 30 का मतलब 5 है कि नहीं है वहां पे? तो फोर्स का x कंपोनेंट कितना? 5√3, y कंपोनेंट 5। अच्छा ये एक वेक्टर है कि नहीं है? तो इस वेक्टर की जब हम बात करेंगे तो ये वेक्टर दो वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। अब कैसे दो वेक्टर बनेंगे? एक वेक्टर हमें ऐसा लेना पड़ेगा, जब वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो ऐसे ही लिखा जाएगा, ही नहीं लिखा जाएगा? इसका मतलब कि x कंपोनेंट पॉजिटिव, y कंपोनेंट भी पॉजिटिव। अब बताओ फोर्स को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम ये इक्वेशन यूज करें वहां पे, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे वहां पे 5√3 आई कैप प्लस 5j कैप। तो इस तरह से हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं।
तो अगर इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इक्वेशन क्या बन गई, 5√3i कैप प्लस क्या हो गया 5j कैप, है कि नहीं। अच्छा अब यहां पे फिर से देखो, ये वेक्टर का x कंपोनेंट है कि नहीं है भाई, इससे कंपेयर करो, ये वेक्टर का x कंपोनेंट, ये क्या है। अब ये फॉर्मूला क्या बताता है, तो अगर हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होगा तो हम लिख सकते हैं √5√3 का स्क्वायर 75, 5 का 25, चेक करो यही फोर्स का मैग्नीट्यूड था कि नहीं था वहां पे। तो अगर वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है तो हम यहां से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना जरा, ये y कंपोनेंट, ये x कंपोनेंट y कंपोनेंट है, इस फॉर्मूले को देखो जरा, tan थीटा क्या होगा, tan थीटा हो जाएगा 5 अपॉन, तो 5√3 का मतलब 1/√3, 1/√3 का मतलब थीटा कितना, अब बताओ यही था कि नहीं था डायग्राम में वहां पे। 10 न्यूटन का फोर्स है जो कितने एंगल पे लग रहा है, एट एन एंगल 30 डिग्री पे। तो वेक्टर का अगर x कंपोनेंट मालूम है, y कंपोनेंट मालूम है, तो इस इक्वेशन से हम वेक्टर को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और दूसरा मैंने क्या बोला, अगर वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दी है, द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज वेलोसिटी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज वेलोसिटी, तो हमें बताना है कि पर्सन जो है, पर्सन किसी वेलोसिटी से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो पर्सन की यहां पे कुछ वेलोसिटी है कि नहीं है, और वो वेलोसिटी हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। अच्छा अब ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन में बोलता है फाइंड आउट वेलोसिटी, फाइंड आउट फोर्स, फाइंड आउट एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब होता है कि हमें वेलोसिटी का क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड। जैसे न्यूमेरिकल में कहीं बोलता है फाइंड आउट द फोर्स, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, उसका मैग्नीट्यूड। अब बताओ x कंपोनेंट कितना है, तो हम बोलेंगे वेलोसिटी का x कंपोनेंट 3, वेलोसिटी का y कंपोनेंट 4। हमें फॉर्मूला क्या मालूम है, अगर x कंपोनेंट मालूम है, y कंपोनेंट मालूम है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, vx² प्लस, सबकी वैल्यू पुट कर दो, 9 + 16, तो हम यहां पे बोलेंगे कि जो भी पर्सन है, पर्सन 5 मीटर पर सेकेंड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्लियर, क्या नहीं, अरे पूछा क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। लिखा, फिर नेक्स्ट लिखो वहां पे, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल, नेक्स्ट लिखो वहां पे, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय 12i कैप माइनस 5j कैप। पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना दिया है, 12i कैप माइनस 5j कैप। अब देखो कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है पार्टिकल का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड। अब बताओ कंपेयर करोगे तो a का मतलब क्या होता है, बताओ x कंपोनेंट कितना, प्लस y कंपोनेंट -5 का स्क्वायर। फॉर्मूला यही कि नहीं, √ax² प्लस ay²। अब बताओ a की वैल्यू क्या होगी, 12 का
144 माइनस 5 का 25, तो जो भी मैग्नीट्यूड आएगा 13। अगर ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है तो हम बोलेंगे जो भी पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन 13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हो गया? यानी वेक्टर फॉर्म में दिया है तो इस फॉर्मूले से हम उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो हमेशा मैग्नीट्यूड ही लिखेंगे वहां पे आंसर में। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, वहां पे ग्राउंड है, यहां पे ग्राउंड है, ग्राउंड से एक पार्टिकल को हम थ्रो कर रहे हैं, कितनी वेलोसिटी से? तो ग्राउंड है, ग्राउंड से एक पार्टिकल को 50 मीटर पर सेकेंड से हम क्या कर रहे हैं? प्रोजेक्ट कर रहे हैं एट एन एंगल 45 डिग्री। तो ग्राउंड से हमने एक पार्टिकल को 50 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल 45 डिग्री क्या किया है? प्रोजेक्ट किया है। अब लिखो कैलकुलेट क्या करना है। राइट डाउन द वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। write down the velocity, write down the velocity in vector form। तो बताना है वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी क्या होगी। अब इसको क्या मान लो? एक्स एक्सिस। तो जहां से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है उसको मान लो ओरिजिन वहां पे। अब करो, अब क्या करोगे? सबसे पहले इस वेक्टर का हम कौन सा कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे? एक्स और वाई। अब बताओ वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना होगा? तो ये ऐसा लिखोगे 50 cos 45 होगा। cos 45 कितना होता है? 1/√2। सिंप्लीफाई करो जरा वहां पे, तो Vx हो जाएगा 50 को लिखोगे 25 इंटू 2, तो चेक करो 25√2 होगा कि नहीं होगा वहां पे? अबे 50 का मतलब क्या होता है? होता है 2 का मतलब क्या होता है? तो 1√2 नहीं, क्या होगा? कैंसल आउट होगा, तो बचेगा केवल क्या? 25√2 वहां पे। है इतना? अब बताओ वेक्टर का x कंपोनेंट मालूम है, तो अब बताओ वेक्टर का y कंपोनेंट क्या लिखोगे वहां पे? तो वेक्टर का जो y कंपोनेंट होगा, एक का अगर cos 45 है तो दूसरे का, तो Vy 50 25√2। देखो है कि नहीं? अब बताओ ये वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? अगर कोई वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो वो इस तरह से दो वेक्टर का रिजल्टेंट होगा कि नहीं होगा? तो इसका x कंपोनेंट भी पॉजिटिव, y कंपोनेंट भी। तो हम वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या लिखेंगे? वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऐसे लिखोगे 25√2 i कैप प्लस 25√2 j कैप। तो वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी होगी 25√2 i कैप प्लस 25√2 j कैप। क्या स्पीड बढ़ गई ना फैन की? लाइट आ गई क्या? अबे तभी तो बढ़ेगी ना स्पीड उसकी। रुको रुको पता करता हूँ।
अरे लाइट आई क्या? नहीं आई क्या? देखो आया कि नहीं है? अच्छा आप ये बताओ, अगर कोई वेक्टर ऐसा है तो बताइए कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में है कि नहीं? अच्छा कोई वेक्टर अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो हम उसको इस तरह से दो वेक्टर का रिजल्टेंट पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? अब बताओ इसमें कौन सा नेगेटिव दिख रहा है? x नेगेटिव, y। अच्छा कोई चीज अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होती है तो क्या चीज नेगेटिव होती है? तो ऐसे भी हम याद रख सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। अच्छा अगर मान लो मैंने कभी इस तरह से ड्रॉ किया तो बताओ ये जो वेक्टर होगा ये वेक्टर किस क्वाड्रेंट में? थर्ड। अगर कोई वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हम उसको इस तरह से दो वेक्टर का रिजल्टेंट मान सकते हैं नहीं मान सकते? अब बताओ x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। और अगर मैंने कभी डायग्राम ऐसा ड्रॉ किया तो बताओ ये वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ में होगा तो इस वेक्टर को हम इस तरह से दो वेक्टर का रिजल्टेंट पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे? बताओ क्या चीज नेगेटिव? y नेगेटिव, x। तो कौन सा कंपोनेंट पॉजिटिव लेना है, कौन सा कंपोनेंट नेगेटिव लेना है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है कि वेक्टर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में या फिर क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो डायग्राम ड्रॉ करो रत्ना। हो गया? अब देखो डायग्राम ड्रॉ करो वहां पे। जैसे ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और यहां पे हमने शो किया है एक वेक्टर। हमने क्या बोला, ये जो वेक्टर है सेकंड क्वाड्रेंट में है कि नहीं है? तो हमने इसको इस तरह से दो वेक्टर का रिजल्टेंट पकड़ा कि नहीं पकड़ा? अब ये तुम्हारा वहां पे क्या होगा, ax, लेकिन ये माइनस में होगा कि नहीं होगा? और ये ऊपर वाला क्या होगा, ay j कैप। तो अगर कोई वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो हम ऐसा लिखेंगे नहीं लिखेंगे, माइनस ax i कैप प्लस ay j कैप होगा। अगर मान लो हमने डायग्राम इस तरह से ड्रॉ किया, ये x ये y और अब डायग्राम ऐसा ड्रॉ करेगा। अब ये वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड। और मैंने क्या बोला, जब वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो उसको हम इस तरह से दो वेक्टर का रिजल्टेंट पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे?
अब ये वेक्टर कहाँ है, तो हम इसको लिखेंगे माइनस ए एक्स आई कैप। ये वेक्टर कहाँ है, नीचे, तो हम इसको लिखेंगे माइनस ए वाई। अब वेक्टर ए को क्या लिखा जाएगा, वेक्टर ए को लिखा जाएगा वहां पे माइनस ए एक्स आई कैप माइनस ए वाई जे कैप। देखो ऐसा होगा कि नहीं होगा, माइनस ए एक्स आई कैप माइनस ए वाई जे कैप। अब मैंने अगर ऐसे ड्रॉ किया तो अब ये वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, तो फोर्थ में होगा। तो हम इसको इस तरह से दो वेक्टर का रिजल्टेंट पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे। एक कहां है, नीचे, तो माइनस ए वाई जे कैप माइनस ए एक्स आई कैप। और यहां पे इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, यहां पे इक्वेशन लिखी जाएगी माइनस ए एक्स आई कैप माइनस ए वाई जे कैप माइनस ए एक्स प्लस ए एक्स आई कैप माइनस क्या हो गया ए वाई जे कैप। तो कौन सी चीज नेगेटिव लेनी है, कौन सी चीज पॉजिटिव लेनी है, वो डिपेंड करेगा वेक्टर हमारे कौन से क्वाड्रेंट में है। रब करें, हो गया। हो गया। अब देखो कुछ डायग्राम है, जो पहला डायग्राम है उसमें ड्रॉ करो। इस तरह से ब्लॉक है, यहां पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का एट एन एंगल 60 डिग्री। फिर यहां पे एक और फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का। ये दो डायग्राम है, बताओ दोनों ही डायग्राम में ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा है। एक में 10 न्यूटन का, दूसरे का। अब देखो करना क्या है, राइट डाउन द फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। राइट डाउन द फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। राइट डाउन द फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। तो बता रहा है वेक्टर फॉर्म में अब फोर्स की इक्वेशन क्या होगी। हो गया। अच्छा, वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में, देखो जब भी वेक्टर का हमें क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना है कि वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में है, तो क्या करो उसके टेल पे ओरिजिन को इमेजिन कर लो जरा। अगर हमें कभी पता लगाना है कि वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में है, तो उसके टेल को क्या मान लो, ओरिजिन। अब बताओ वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ। तो फोर्थ में क्या चीज पॉजिटिव होगी, एक्स पॉजिटिव होगी, वाई नेगेटिव होगी।
अच्छा अब यहां पे टेल इमेजिन करो जरा, टेल पे ओरिजिन को इमेजिन करो, तो ये एक्स एक्सिस, बताओ ये वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट पे, तो थर्ड में होगा, तो इसका एक्स भी नेगेटिव होगा, वाई भी क्या होगा। अब लिखो, अब क्या लिखोगे, सिक्सटी डिग्री किसके साथ बन रहा है, y के साथ, तो x के साथ कितना बनेगा, अब x कंपोनेंट हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो हम ऐसा लिखें 10 cos 30 i कैप, अगर इसके साथ cos 30 तो इसके साथ, अबे sin 30 ना, एक के साथ cos 30 दूसरे के साथ sin 30, तो हम लिखेंगे माइनस 10 sin 30 j कैप, देखो है कि नहीं वहां पर। और अगर यहां पे y के साथ एंगल लेके चलते तो हम क्या लिखते हैं, ये 10 cos 60 होता और ये यहां पे क्या बनता, 10 sin 60 बनता वहां पे, पर रिजल्ट वही आएगा वहां पे। अब चेक करो फोर्स की वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन कितनी है, cos 30 √3/2, तो चेक करो ये 5 √3 i कैप sin 30 1/2, तो ये आएगा कि नहीं आएगा, 5 √3 i कैप माइनस क्या हो गया 5 j कैप। बोलो सेकेंड केस में अब क्या करें वहां पे, अब एंगल 30 दिया है y के साथ, तो x के साथ एंगल कितना, करो अब क्या करो, क्या एंगल हम किसी के साथ भी ले सकते हैं, जिसके साथ एंगल लेंगे उसके साथ कॉस कंपोनेंट, बोल अब क्या लिखोगे यहाँ पे, F इक्वल्स टू क्या लिखा यहाँ पे, -20 cos 60 i कैप -20 sin 60 j कैप, तो क्या हो जाएगा, cos 60 हो गया 1/2, cos 60 अगर 1/2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -10 i कैप -10 √3 j कैप। देखो यही फोर्स की इक्वेशन है कि नहीं, वेक्टर फॉर्म में, -10 i कैप -10 √3 j कैप। हाँ तो डिपेंड कर रहा है किसके साथ एंगल लेके चलोगे, अगर 30 लेके चलते तो हम ऐसी इक्वेशन लिखते हैं वहां पे, -20 sin 30 i कैप -20 cos 30, सॉल्व कर दो, sin 30 1/2 cos 30 √3/2, वही इक्वेशन बनेगी वहां पे। हम ज्यादातर केस में एंगल किसके साथ लेके चलते हैं, x के साथ, क्योंकि x के साथ cos कंपोनेंट लेके चलते हैं। अगर तुम y के साथ एंगल लेके चल रहे हो तो y वाला कंपोनेंट वहां पे क्या कर दो, cos कर दो वहां पे, आया कि नहीं है। अब जैसे देखो वहां पे ये ग्राउंड, और ग्राउंड पे इस तरह से रेन ड्रॉप नीचे की ओर गिर रहा है, तो फर्स्ट केस में रेन ड्रॉप नीचे की ओर आ रहे हैं कितने से, 100 मीटर पर सेकेंड से, और सेकेंड केस में जो रेन ड्रॉप है वो ऐसे गिर रहे हैं, और कितने से गिर रहे हैं, 100 मीटर पर सेकेंड से
अब दोनों ही केस में वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखो। दोनों ही डायग्राम में जो वेलोसिटी दी है अब उसको वेक्टर फॉर्म में लिखो वहां पे। अब बताओ फर्स्ट डायग्राम में वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में क्या लिखें? फर्स्ट डायग्राम में अगर वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखें वहां पे? 100 मीटर पर सेकंड से कहां जा रही है? नीचे। तो इसको क्या लिखें? -100 जे कैप। अबे है ना। अब ये वेलोसिटी कौन से क्वाड्रेंट में जा रही है? फोर्थ। तो यहां पे क्या लिखोगे वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में? 100 cos 30 आई कैप। इसका x कंपोनेंट पॉजिटिव, यानी x कंपोनेंट ऐसा होगा, y कंपोनेंट ऐसा होगा कि नहीं होगा वहां पे? तो y कंपोनेंट के लिए क्या लिखोगे वहां पे? -100 sin 30। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? cos 30 √3/2। तो 50 √3 आई कैप -50 जे कैप। आया इतना? तो लिखा था इतना। हो गया इतना? फिर देखो नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करो। यहां पे एक इंक्लाइंड का एंगल थीटा, और इस इंक्लाइंड पे हमने एक ब्लॉक को लाके प्लेस किया। तो इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड पे हम क्या कर रहे हैं? एक ब्लॉक को लाके प्लेस कर रहे हैं। अच्छा, अब अर्थ क्या करेगी? अगर इंक्लाइंड पे अगर हमने ब्लॉक को लाके प्लेस किया है तो अर्थ इसके ऊपर क्या अप्लाई करेगी? फोर्स। और अर्थ ने जो फोर्स अप्लाई किया उसी को हम बोलते हैं वेट, और वेट को बोलते हैं m/g। तो जो भी अर्थ होगी, अर्थ इस ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स नीचे की ओर अप्लाई कर रही होगी? m/g। अब लिखो करना क्या है वहां पे? राइट डाउन द कंपोनेंट ऑफ mg। राइट डाउन द कंपोनेंट ऑफ वेट। mg का मतलब वेट है, तो लिखो वहां पे राइट डाउन द कंपोनेंट ऑफ वेट। राइट डाउन द कंपोनेंट ऑफ वेट। फर्स्ट केस में लिखो वहां पे अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। फर्स्ट पार्ट में लिखो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, और सेकेंड का पार्ट में लिखो वहां पे परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है? कंपोनेंट कैलकुलेट करना है अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। सेकेंड केस में बोल रहा है कंपोनेंट कैलकुलेट करना है परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। करो, अब क्या करोगे यहां पे?
हमें mg का कंपोनेंट चाहिए अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, और दूसरा वहां पे क्या है, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। अब देखो कंपोनेंट हमें कैलकुलेट करना है किसके अलोंग, इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग। तो क्या करो, वहां पे इंक्लाइंड प्लेन को मान लो वहां पे एक्स एक्सिस। अच्छा, इंक्लाइंड को अगर हम x मानेंगे तो उसके परपेंडिकुलर वहां पे क्या होगी, अब डायग्राम देख के बताओ वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में, जो वेक्टर रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में है कि नहीं। अच्छा, अब थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो x कंपोनेंट कहां आएगा, अबे थर्ड क्वाड्रेंट में x कंपोनेंट ऐसा नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा इस डायरेक्शन में, y कंपोनेंट कहां जाएगा, नेगेटिव y, यानी ऐसा जाएगा कि नहीं जाएगा वहां पे। तो इस डायरेक्शन में x कंपोनेंट होगा, इस डायरेक्शन में y कंपोनेंट। अब इस लाइन को यहां पे जरा एक्सटेंड करो जरा, बताओ ये एंगल कितना, थीटा होगा कि नहीं होगा वहां पे। ये एंगल अगर थीटा तो ये कितना, तो ये कितना, अबे 90 माइनस थीटा, यही कि नहीं है। ये अगर 90 माइनस थीटा है, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है कि नहीं है, तो ये एंगल कितना, थीटा। अब बताओ जो भी फोर्स है उसने किसके साथ थीटा एंगल फॉर्म किया है, तो जिसके साथ थीटा एंगल फॉर्म किया होगा उसके साथ कौन सा कंपोनेंट चलेगा, कॉस। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा mg cos थीटा, और पैरेलल कंपोनेंट क्या होगा, mg sin थीटा। आया कि नहीं समझ में, तो लिखो वहां पे। और ये बहुत कॉमन रहेगा जब मैकेनिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इस तरह से वहां पे रिजॉल्व किया जाएगा। अगर कभी क्वेश्चन में बोलता है कि इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड का एंगल 30 डिग्री, और इस इंक्लाइंड प्लेन पे हमने एक ब्लॉक को लाके प्लेस किया है, और ब्लॉक का वेट कितना है, 100 न्यूटन, m इंटू जी क्या है, वेट है, तो ब्लॉक का वेट 100 न्यूटन है। तो हमें क्या मालूम है, इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट लिया जाएगा, 100 साइन थीटा, और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या लिया जाएगा, 100 कॉस थीटा। ये रिजल्ट ध्यान रखना है, इंक्लाइंड का एंगल अगर थीटा है, इंक्लाइंड पे ब्लॉक को लाके प्लेस कर रहे हैं, तो अलोंग द इंक्लाइंड कंपोनेंट होगा mg sin थीटा, और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड क्या होगा, mg cos थीटा। लिखो वहां पे इतना। हो गया इतना। अच्छा, अब ये बताओ, जब भी हम किसी इंक्लाइन पे ब्लॉक को लाके प्लेस करते हैं, अगर हम इंक्लाइन पे किसी ब्लॉक को लाके प्लेस कर रहे हैं, तो ये ब्लॉक नीचे क्यों आता है, देखो इस तरह से अगर ब्लॉक को लाके प्लेस करोगे तो ब्लॉक स्लाइड करता है क्या, नहीं स्लाइड करता है। लेकिन इस तरह से जब हम ब्लॉक को लाके प्लेस करते हैं तो ब्लॉक स्लाइड करता है, और स्लाइड करने का रीजन है कि इस डायरेक्शन में mg का एक कंपोनेंट आता है, और वो कंपोनेंट क्या है, इस डायरेक्शन में mg sin थीटा, इस डायरेक्शन में mg, तो mg sin थीटा वेट का वो कंपोनेंट होता है जिसके कारण ये ब्लॉक वहां पे क्या कर जाता है, स्लाइड कर जाता है। यहां पे ब्लॉक क्यों नहीं स्लाइड कर पाता, क्योंकि mg का कोई कंपोनेंट ही नहीं बनता
ग्राउंड के अलोंग वहां पे। क्लियर? अब कितना फोर्स लग रहा है अलोंग द इंक्लाइन? mg sin थीटा। मास हटा दोगे तो क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन। तो इंक्लाइन पे अगर कोई ब्लॉक रखा है और सरफेस कैसा है? फ्रिक्शनलेस, तो ध्यान रखना है इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? g sin थीटा वहां पे। तो इस तरह के क्वेश्चन है जो काइनेमेटिक्स में हम लोग सॉल्व करेंगे वहां पे। तो अभी केवल ध्यान रखना है अलोंग द इंक्लाइंड mg sin थीटा होगा और परपेंडिकुलर तुम्हारा वहां पे क्या होगा? mg cos थीटा। फिर देखो, सबसे पहला जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया था, डायग्राम ऐसा ड्रॉ किया था कि ग्राउंड था, ग्राउंड पे एक ब्लॉक को लाके प्लेस किया था और इस पे हम कुछ फोर्सेस अप्लाई कर रहे थे। मान लो यहां पे फोर्स 3 न्यूटन, यहां पे फोर्स 4 न्यूटन और मान लो ये एंगल कितना? 60 डिग्री। फिर यहां पे एक और फोर्स 2 न्यूटन का और यहां पे जो फोर्स है अब बताओ ब्लॉक के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं? 4। और वहां मैंने तुमसे क्या पूछा था? वहां मैंने तुमसे पूछा था कि ब्लॉक पे टोटल फोर्स कितना है। अच्छा, अब अगर तुम बोलते हो कि ब्लॉक पे रिजल्टेंट फोर्स, अगर तुम ऐसा लिखते हो कि F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस और सबकी वैल्यू मैंने पुट कर दी। F1 कितना था? 3 न्यूटन। F2 और अब अगर तुम बोल रहे हो टोटल फोर्स कितना है, तो ये रॉन्ग है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। अगर स्केलर होती तब तो हम सिंपली क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो अगर तुम यहां पे 17 न्यूटन बोलोगे तो आंसर वहां पे क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। अब वेक्टर है, अगर किन क्वांटिटीज को हम ऐड करने जा रहे हैं? वेक्टर क्वांटिटीज को। तो केवल डिफरेंस ये आएगा कि इनको भी हम ऐड करते हैं लेकिन इनको हम वेक्टर फॉर्म में क्या करते हैं? ऐड करते हैं। बस डिफरेंस यही है। स्केलर होगा तो हम सिंपली ऐड कर देंगे, अगर 2 वेक्टर्स होते तो हम क्या करते हैं? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से ऐड कर देते हैं। अगर 2 से ज्यादा वेक्टर्स होंगे तो हम सिंपली सबको वेक्टर फॉर्म में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। समझ में क्या बोल रहा हूं? क्या बोला मैंने अभी? रुक जा, क्या बोला मैंने अभी? अबे इससे पूछ रहे हैं। हाँ, दिमाग कहाँ छोड़ के आए? घर पे आज? हाँ बोलो, क्या बोला मैंने अभी? कुछ बोला? तो क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने अभी? 2 से ज्यादा वेक्टर 2 होंगे तो? वो हाँ हाँ, क्या? लॉ हाँ, क्या बोल रहे हो? स्पेलिंग बोलो, क्या बोल रहे हो? पैरेललोग्राम की ई नहीं आता है कहीं पे? हाँ, क्या होता है स्टेटमेंट? क्या होता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का? क्यों? मैं 10 बार बोला था कि आता है। हाँ तुम बोलो, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का स्टेटमेंट। हाँ, तुम साइड में पढ़ाया नहीं था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का मैंने स्टेटमेंट? हाँ बोलो, क्या नहीं थे? कल नहीं थे? तुम पीछे बोलो, सबसे पीछे। हाँ, देख के कौन बोलना है? यूज पूछ ही नहीं रहे हमने, यूजेस पूछे क्या? मैंने पूछा डिफाइन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को हमें डिफाइन करना है, तो क्या डिफाइन करोगे अब? मराठी में ही बोलो, और क्या? हाँ, उसमें ही नहीं बोल पाओगे ना? क्या क्या था? हाँ बैठ के बोल।
क्या रट के आया क्या? हाँ हाँ, बोल 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 बोल, हाँ बोल, क्या बोल रहा है? व्हेन and two non-zero vectors are represented by two adjacent sides of a parallelogram, the resultant vector is given as the diagonal of the parallelogram, which intersects the point of joining of the two vectors. हाँ, था ऐसा कुछ? हाँ तुम बोलो, उसने क्या बोला अभी? क्या सुनाई दिया? सबको सुनाई दिया? क्या बोला उसने? अरे तुमसे पूछ रहे हैं, क्या बोला उसने अभी? उसने कुछ बोला ना अभी? क्या बोला? हाँ बोलो। Then the resultant vector हाँ तुम बोलो फिर से, उसने क्या बोला? हाँ तो 2 बार रिपीट कर दिया बाकी लोगों ने। क्या रिपीट किया उसने? हाँ when we consider two side of the parallelogram, हाँ, क्या डेफिनेशन तो लिखोगे के बीच में से है ना? हाँ बोलो, क्या बोला था? अरे 2 लोगों ने क्या क्या क्या? आवाज नहीं है, फिर से रिपीट कर, इसको आवाज नहीं है, कर जरा। हाँ बोल। हाँ When two non-zero vectors are represented हाँ by two adjacent आर क्या बोला? व्हेन 2 नॉन-जीरो वेक्टर्स are represented by two adjacent sides of a parallelogram, the resultant vector is the diagonal which passes through the intersection of the two vectors. अब बोलो। हाँ हाँ, व्हेन 2 नॉन वेक्टर्स क्या होते हैं? नॉन जीरो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड है। हाँ तो क्या बोलोगे? व्हेन नॉन वेक्टर्स है ना? 2 बोल रहे हो कि ट्रू बोल रहे हो? 2। हाँ व्हेन 2, हाँ अब वो क्या बताएगी? व्हेन 2 नॉन जीरो वेक्टर्स, अरे रुको ना, उसको बोलो। हाँ बोलो, व्हेन 2 नॉन जीरो वेक्टर्स। नहीं याद आ रहा ना? स्कूल कौन सा था? हाँ अरे बोलो, वो बोला है डिफाइन, डेफिनेशन बोलनी है। ट्राई तो उसने 2 बार तो बोल दिया उसने। व्हेन 2 non-zero vectors consider as so two sides of parallel. क्या कंसिडर? Consider it as a two side of parallelogram. हाँ The resultant vector is इज diagonal of a तो उसके कितने पैर? उसके 2 डायगोनल होते हैं, कौन सा डायगोनल लें? अबे मैंने क्या बोला? मैंने बोला अगर 2 वेक्टर्स होंगे, अगर 2 वेक्टर्स को ऐड करना होगा तब तो हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को यूज कर लेंगे। अगर 2 से ज्यादा वेक्टर्स हैं तो उस केस में भी हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, लेकिन उसको सिंपली ऐड नहीं किया जाएगा, उसको किस फॉर्म में ऐड किया जाएगा? वेक्टर्स फॉर्म में। अब बताओ, वेक्टर्स फॉर्म में अगर हमें ऐड करना है तो सबसे पहले यहां पे एक्सिस डिफाइन कर दो। ये हो गई तुम्हारी एक्स। अब बताओ F1 को हम वेक्टर फॉर्म में क्या लिखें? बताओ, ये वेक्टर x के अलोंग है कि नहीं है? तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखें? 3i कैप। F2 को क्या लिखें? अबे F2, ये वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में? तो इसका x पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव,
तो हम ऐसा लिखेंगे नहीं, लिखेंगे 4 cos 60 i कैप प्लस 4 sin 60 j कैप। तो F2 की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में ये हो जाएगी 2 i कैप प्लस साइन 60 √3/2, तो 2 √3 j कैप। ये F2 है कि नहीं है? अब F3 को वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे? F3 को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वो हो जाएगा 2 j कैप है। सिमिलरली F4 को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है -8 i कैप। अब यहां पे 2 से ज्यादा वेक्टर्स हैं तो सबको हमें ऐड करना है, लेकिन किस फॉर्म में ऐड करना है? तो अब वेक्टर फॉर्म में ऐड करो जरा, बताओ वेक्टर फॉर्म में ऐड करोगे तब रिजल्ट क्या बनेगा? बताओ जब ऐड करोगे तो आई कैप वाली टर्म ऐड होगी? तो चेक करो आई कैप कितना है? 3i कैप 2i कैप 5, हाँ 3 + 2 -8, तो ये हो जाएगा -3i कैप। अब जे कैप वाली टर्म देखो, √3 को अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं 1.7, वैसा होता है 1.732, तो कैलकुलेशन के लिए हमने 1.7 पकड़ा, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी हो गई? अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू 3.4 हो गई कि नहीं हो गई वहां पे? अब जे कैप वाली टर्म को ऐड करो, तो यहां पे 3.4, यहां पे 2, तो ये हो गया वहां पे प्लस 5.4 जे कैप। ये एक रफ पकड़ा है अपन ने कैलकुलेशन। अब बताओ ये जो वेक्टर है ये रिजल्टेंट है कि नहीं है? अब बताओ ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका x कंपोनेंट क्या है? नेगेटिव। y कंपोनेंट? तो अगर इस वेक्टर को अगर हमें ड्रॉ करना होगा तो ये x ये y, बताओ ये वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए? बताओ जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो x तो नेगेटिव होगा, तो ये -3 होगा कि नहीं होगा? और y तो यहां पे 5.4 होगा कि नहीं होगा वहां पे? अब बताओ ये जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर की वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन है कि नहीं है? और हमने क्या पढ़ा है, किसी वेक्टर का अगर x कंपोनेंट मालूम है, y कंपोनेंट मालूम है, तो उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है √ax² प्लस ay का स्क्वायर। अब बताओ रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 3 का कितना? 9। 5.4 का स्क्वायर कितना? 54 × 54 डिवाइडेड बाय 100 कितना? 29. चेक कर लेना कितना है। तो अप्रोक्सीमेटली रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? 29 38.16, यानी अप्रोक्सीमेटली कितना? 6 और 7 के बीच में आएगा। तो मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 6.2 मान लो। तो हम यहां पे बोल सकते नहीं बोल सकते हैं कि इस ब्लॉक के ऊपर जो टोटल फोर्स बना है वो कितना बना है? 6.2 न्यूटन है। अच्छा, अब ये जो फोर्स है इस फोर्स का कुछ डायरेक्शन भी है कि नहीं? तो इसका एंगल मान लो अल्फा। अच्छा, अल्फा एंगल मैंने किससे पकड़ा है? नेगेटिव एक्स से या पॉजिटिव एक्स से? नेगेटिव एक्स से। वैसे ट्रिग्नोमेट्री में एंगल कहां से लिया जाता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया जाता है। तो यहां पे ध्यान रखना है, जब हम एंगल कैलकुलेट करेंगे तो बताओ tan अल्फा क्या देगा? tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन क्या देगा? और ध्यान है जब भी हम एंगल कैलकुलेट करने जाएंगे तो हम केवल मैग्नीट्यूड पकड़ेंगे। तो मैग्नीट्यूड कितना? 5। यहां पे साइन नहीं लेना है। तो जब भी हम एंगल कैलकुलेट करेंगे साइन नहीं लेंगे, क्योंकि साइन अगर तुमने कंसिडर किया तो फिर वो जो एंगल रहेगा वो एंगल ये बन जाएगा। क्लियर? तो ये इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में है, यहां से हमने एंगल निकाल लिया। एंगल जब कैलकुलेट करोगे तो मैंने बोला है साइन नहीं कंसिडर करना है। अब ये एंगल कुछ भी निकल के आएगा, 180 में से माइनस कर दोगे तो ये एंगल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा वहां पे? तो जब भी मोर देन 2 वेक्टर्स होंगे तो सबको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। लेकिन किस फॉर्म में ऐड करना है?
इनको हमें ऐड करना है वेक्टर फॉर्म में। लिख लो इतना। तो जब भी मोर देन 2 वेक्टर्स होंगे तो इसी तरह से वहां पे सॉल्व किया जाएगा। हो गया इतना? हो गया? अबे हुआ कि नहीं हुआ? अब ये समझ में आया वेक्टर को हमने रिजॉल्व क्यों किया, हमें वेक्टर के कंपोनेंट की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों जरूरत पड़ी वेक्टर के कंपोनेंट की? हाँ, वेक्टर के हमें कंपोनेंट की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी वेक्टर के कंपोनेंट की हमें? क्या ऐड करने के लिए? अरे फोर्स नहीं, अगर हमें नंबर ऑफ वेक्टर्स को ऐड करना है तो सबको पहले हमें वेक्टर फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और कई बार ऐसे केसेस आएंगे जहां पे वेक्टर क्या होगा, किसी एंगल पे रहेगा, और वेक्टर अगर किसी एंगल पे, इसका मतलब है कि वहां पे उसके 2 कंपोनेंट बन रहे होंगे और दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, मिला के वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा वहां पे। समझ में? इतना पढ़ के देखना, अगली क्लास में इसी को अपन कंटिन्यू करेंगे वहां।